इंडिया में आजकल चल क्या रहा है? जनाब, हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है। अरे नहीं भाई, केस फाइल हो रहा है। अब आप बोलेंगे इसमें खास क्या है, केस तो रेगुलर फाइल होता है। क्योंकि ये कोई नॉर्मल केस नहीं है। ये केस जो फाइल किया जा रहा है वो भारत के यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो कि हमारे निर्मला सीतारमण जी हैं, उनके खिलाफ किया जा रहा है। ये जो केस है, ये कंप्लेन है, ये उनके खिलाफ किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये बात सच है। और सबसे बड़ी बात है कि ये ऑर्डर जो है ये स्पेशल कोर्ट बेंगलुरु से आया हुआ है। ये कोर्ट से ऑर्डर आया हुआ है कि ये जो केस है निर्मला सीतारमण जी के खिलाफ केस जल्दी से जल्दी किया जाए। आश्चर्य हुआ ना? तो चलिए जानते हैं आखिर ये पूरा बात क्या है, पूरा मैटर क्या है। कौन किया केस, क्यों हुआ केस, एक मिनिस्टर पर केस किया जा सकता है या नहीं, और अगर किया जा सकता है तो इसका प्रोसेस क्या है। क्योंकि ये तो आम आदमी है नहीं जो कि गया थाना में जाके केस हो गया। तो एक मिनिस्टर का केस करने के लिए अलग से प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस क्या है। और भारत में अभी तक कोई मिनिस्टर के पास केस हुआ है या नहीं हुआ, और हुआ है तो क्या हुआ, जेल हुआ या नहीं हुआ, या उसे खारिज कर दिया गया, ये सब आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ये केस किया कौन है। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है आदर्श अय्यर, जो कि एक ट्रस्ट चलाते हैं जिसका नाम है जन अधिकार संघर्ष मोर्चा। इन्हीं ने ये एफआईआर किया है। और ये इसमें अकेले सिर्फ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ही नहीं हैं, इसके साथ साथ और भी बड़े बड़े बीजेपी के नाम हैं। वो हैं सबसे पहला निर्मला सीतारमण, दूसरे जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के अभी प्रेसिडेंट हैं, तीसरे हैं नलीन कुमार पटेल जो कि बीजेपी के कर्नाटका के लीडर हैं, और चौथे जो हैं BY विजेंद्र करके हैं जो कि ये भी कर्नाटका के ही लीडर हैं। ये चारों के ऊपर केस हुआ है। अब जानते हैं आखिर ये केस क्यों हुआ। केस तो हो गया, ठीक है, केस के लिए प्रोसेस चला गया, सारा कंप्लेन हो गया। अब ये केस क्यों हुआ? आप लोगों को मालूम है कुछ महीनों पहले हमारे जो सुप्रीम कोर्ट हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक इलेक्टोरल बॉन्ड पहले चलता था, ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट के समय में इलेक्टोरल बॉन्ड स्टार्ट किया गया था जिसमें जो है लोग चंदा देते थे। वो इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने नेग्लिफाई कर दिया था, मतलब ये वैलिड नहीं था। जो इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में नहीं जानते हैं उनके बारे में थोड़ा समय लेना चाहता हूँ। आप जो है अगर जो इलेक्टोरल बॉन्ड को जानते हैं वो वीडियो को स्किप करके आगे देख सकते हैं। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसके माध्यम से आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को फंड दे सकते हैं। आप चाहे तो कांग्रेस को फंड दे सकते हैं, आप चाहे तो बीजेपी को फंड दे सकते हैं, आप चाहे तो आप पार्टी को फंड दे सकते हैं। किसी भी पार्टी को जिसको आप चाहते हैं उसको पॉलिटिकल फंड दे सकते हैं, जिसको ये मतलब इसको फॉर्मल लैंग्वेज में डोनेशन कहा जाता है। अगर मान के चलिए आपको किसी को मान के चलिए आपको कांग्रेस को या बीजेपी को फंड देना है, तो आप अपने अगल बगल के बैंक में, मान के चलिए SBI बैंक में जाएंगे। SBI बैंक में जाने के बाद आपको अपना फंड जमा करना है। मान के चलिए आपको 10 लाख रुपया पैसा जमा करना है, तो SBI में जा करके बोलिए मेरे को इलेक्टोरल बॉन्ड परचेस करना है। आप वहाँ पर पैसा जमा करेंगे, आपको एक बॉन्ड मिलेगा, इलेक्टोरल बॉन्ड मिलेगा। आप जा करके उस पार्टिकुलर पार्टी को पैसा, मतलब ये जो बॉन्ड है वो दे देंगे। वो पार्टी क्या करेगी, जाकर के बैंक में जाकर के वो इलेक्टोरल बॉन्ड दे देगी 10 लाख रुपया का, और वो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो वैल्यू रहेगा 10 लाख रुपया, वो जो है अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेगी। तो ये हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड का कंसेप्ट। अब टॉपिक में वापस आते हैं। ये जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, इनके खिलाफ कर्नाटका के अनेक कॉरपोरेट कंपनीज़ हैं जिनको ये ज़बरदस्ती इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज़ करवाने के लिए जो है प्रेशराइज किए थे। ये कंप्लेन, ये जो है शिकायत इनके खिलाफ़ में है कि ये जो है बड़े बड़े कंपनियों को जाकर के ज़बरदस्ती जाकर के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के लिए उनको प्रेशर देती थी। प्रेशर कैसे देती थी? ये प्रेशर ED के माध्यम से जाता था। ED के ऑफिसर, ED जो है उनके कार्यालय में जाता था और जो है उन्हें धमकी देता था कि अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी का नहीं खरीदेंगे, अगर बीजेपी को आप चंदा नहीं देंगे, जिसको चंदा ही कहा जाता है इलेक्टोरल बॉन्ड, अगर आप बीजेपी को ये चंदा नहीं देते हैं तो ED जो है आने वाले दिन में, भविष्य में जो है आप पर कार्रवाई करेगी, आपके अगेंस्ट में कार्रवाई किया जाएगा, आपको जेल हो सकता है, आपका कंपनी बंद किया जा सकता है। इस तरह का धमकी मिलता था। तो कंपनी डर के मारे जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो परचेस कर लेती थी। तो ये कंप्लेन हुआ है निर्मला सीतारमण जी एवं जो उनके साथ जो 3 बड़े बड़े नेता हैं उनके साथ में ये कंप्लेन हुआ है कि उन्होंने जो ज़बरदस्ती जो है कॉरपोरेट्स जो को जो है प्रेशराइज करवा के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदवाया। इसी कारण से इन लोगों के खिलाफ जो है कंप्लेन फाइल किया गया है। अब जानते हैं
कि कंप्लेन तो चलिए ठीक है फाइल किया गया, तो इसका प्रोसेस क्या है। अगर आपको किसी मिनिस्टर को केस करना है, सोच सकते हैं क्योंकि भविष्य में कुछ भी चीज़ संभव है, तो अगर आपको किसी मिनिस्टर के खिलाफ में केस करना है, कोई मंत्री के खिलाफ में केस करना है, तो आप किस प्रोसेस से आपको गुजरना होगा उसके बारे में चलिए जानते हैं। अगर मान के चलिए आपको किसी मिनिस्टर के खिलाफ में केस करना है, तो इसके लिए कोई अगल बगल में कहीं पर जाने का ज़रूरत नहीं, कहीं दूर जाने का ज़रूरत नहीं है। आप जिस थाना क्षेत्र में आते हैं, ठीक है, आप जिस पुलिस स्टेशन क्षेत्र में आते हैं, उसी पुलिस स्टेशन में जा कर के जो भी पार्टिकुलर मैटर है उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। अब ये केस दो प्रकार के होते हैं, नॉर्मल केस और एक क्रिमिनल केस, है ना। एक सिविल केस हो गया और एक क्रिमिनल केस। सिविल केस में क्या होता है कि अगर आप मान के चलिए जाकर के थाना में केस करते हैं तो आपका कंप्लेन लिया जाता है और जो है वो कोर्ट को रिपोर्ट भेजती है। कोर्ट जो है वो आपके लोकल पुलिस में को जो है ये आदेश देती है कि उसको जांच किया जाए, जिसको हम लोग प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, है ना। प्रीलिमिनरी इस इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि आपके जो पुलिस स्टेशन, लोकल पुलिस स्टेशन है, वो जो है उस जांच, उस केस को जो है वो केस वैलिड, ये समझ लीजिए ये जो पहला केस का प्रकार है, ठीक है, सिविल कंप्लेन, है ना, जो कि नॉर्मल कंप्लेन जिसको कहा जा सकता है वो है। ये सिविल क्राइम में ये प्रोसेस होता है कि प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होता है पुलिस के द्वारा कि आखिर ये जो बंदा कंप्लेन कर रहा है या फिर कोई भी पब्लिक है, आखिर ये जो कंप्लेन कर रहा है, इतना बड़ा मिनिस्टर के खिलाफ में कंप्लेन कर रहा है, तो आखिर इसमें सच्चाई क्या है ना। इसमें कहाँ तक जो है ये तर्क सही है कि मतलब ये बंदा केस करने के लिए आया है। इन्वेस्टिगेशन में अगर पाया जाता है कि नहीं जो है वो मंत्री जो है वो दोषी हैं, तो फिर इसमें इसको केस को फाइल किया जाता है। और दूसरा होता है क्रिमिनल क्राइम, ठीक है। ये जो अभी क्राइम आया है वो क्रिमिनल क्राइम ही है, जैसे मान के चलिए घूसखोरी हो गया, ये सारे जो है क्रिमिनल क्राइम में ही आता है। तो अगर मान के चलिए आपको क्रिमिनल क्राइम में केस करना है किसी मिनिस्टर के ऊपर, तो आप डायरेक्टली थाना में जाएंगे और डायरेक्टली उस पर जो है केस किया जाता है, समझ रहे हैं ना। इसमें किसी प्रकार का कोई कोर्ट का आदेश नहीं रहता है, आप डायरेक्टली जा कर के केस कर सकते हैं किसी मिनिस्टर के ऊपर। और अगर मान के चलिए थाना आपको डिनाई कर रही है, थाना अगर बोल रही है कि नहीं मैं नहीं केस लूँगा, तो फिर आप डायरेक्टली कोर्ट में फिर से जा सकते हैं। कोर्ट को जा कर के बोल सकते हैं कि नहीं मेरा क्रिमिनल केस जो है इस मिनिस्टर के खिलाफ में क्रिमिनल केस मेरा है, तो थाना जो कंप्लेन नहीं कर रही है, तो तुरंत जो है कोर्ट वो थाना को जो है फटकार लगाएगी और तुरंत आपका केस को लिया जाएगा। ये होगा टोटल केस का। अब केस में क्या होगा, आगे बहस होगा, आगे लड़ाई होगा, कौन जीतेगा, आप जीतेंगे, मिनिस्टर जीतेंगे, ये तो सबका नॉन है कौन जीतेगा, लेकिन वो बाद की बात है। अब हम लोग जानते हैं कि अभी तक कितने मिनिस्टर के ऊपर में केस किए जा चुके हैं, है ना। ये तो पहला केस नहीं होगा, भारत आज़ाद हुए इतना समय हुआ, इतना ज़्यादा लगभग समय हो गया है और अभी तक तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा। तो चलिए जानते हैं कौन कौन है जिनके ऊपर में केस किया गया। पहले नंबर में आते हैं हमारे अमित शाह, जो कि बीजेपी लीडर हैं, बहुत ही सीनियर लीडर हैं। ये उस समय में फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम थे। इनके खिलाफ में क्या केस आया था, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है सोहराबुद्दीन शेख। इन्होंने कंप्लेन किया था फेक इनकाउंटर का, जैसे इनको धमकी मिला था अमित शाह जी के द्वारा कि मैं आपको इनकाउंटर करवा दूंगा, इसलिए ये जो है अमित शाह पर जो है केस कर दिए थे। इसका रिजल्ट क्या आया, 2014 में इस केस को ख़त्म कर दिया गया क्योंकि कोई एविडेंस नहीं मिल पाया था, तो वो बरी हो गए थे। नेक्स्ट केस जो हुआ है वो ए राजा पर हुआ है ना। ए राजा जो कि एक समय कांग्रेस के सरकार में टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर थे। उस समय के उस ज़माने में 2G घोटाला हुआ था, तो स्वाभाविक सी बात है अगर आप मिनिस्टर हैं तो आप ही के खिलाफ में केस किया जाएगा। इनका भी रिजल्ट 2017 में आया था और उस समय ये भी डिस्चार्ज हो गए थे। किसी प्रकार से इन पर भी कोई एविडेंस नहीं, कोई सबूत नहीं मिलने की वजह से इनका भी केस को रफा दफा कर दिया गया था। तीसरे जो हैं हमारे लालू प्रसाद यादव जी हैं, जो कि उस समय रेलवे मिनिस्टर में थे। इनका उस समय फॉर्डर स्कैम में केस किया गया था, चारा घोटाला में केस किया गया था, जिनको जो है रिसेंटली आप लोगों को मालूम है कि इनको ये खारिज नहीं हुआ, इनका केस हुआ था, इनके खिलाफ में बहुत सारा एविडेंस मिला और इन्हें फाइनली जेल हुआ था। मेरे नज़र में अभी तक तो इतने ही मिनिस्टर हैं। अगर आपके नज़र में कोई ऐसे मिनिस्टर है जिनके खिलाफ में केस किया गया है, प्रेजेंटली वो मिनिस्टर थे और उनके खिलाफ में केस किया गया था, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि लोगों को पता चले। और वीडियो अच्छा लगा और इसी तरह एजुकेशनल वीडियोज़ को रेगुलर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।